सो हे दिस इज श्रुति खंडलवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन राइज एंड थ्राइव। सो इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये सीटेड पेपर 1 है आपका प्रीवियस ईयर, तो डेफिनेटली इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर अ लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। आपको बताना है कि इसमें से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के फीचर्स कौन से नहीं है, हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम ड्रिल और रिकॉल को फॉलो नहीं करते। ड्रिल और रिकॉल मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करवाना, बार बार एक ही चीज को याद करवाना। ठीक है, इट्स लाइक रट्टाफिकेशन। और यहाँ पर ग्रुप कोलैबोरेशन होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी होती है और एक्सपेरिमेंटेशन भी आपका होता है, और यहाँ पर आपका मल्टीपल पर्सपेक्टिव को भी एनकरेज किया जाता है। ठीक है, तो हमसे नॉट पूछा था तो हमने नॉट का बता दिया, ड्रिल और रिकॉल नहीं होता है। अब नेक्स्ट आपका पूछा है आपसे, हु डिसमिस द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। किसने बोला था कि यार ये जनरल इंटेलिजेंस जो है, एक सिंपल सी कि एक ही इंटेलिजेंस होती है, ये बेकार चीज है। इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर मान लो मैथ्स में अच्छा है तो वही सिर्फ इंटेलिजेंट है, कोई अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो वो भी क्रिएटिव है। ठीक है, तो हमारे हॉवर्ड गार्डनर साहब थे ये जिन्होंने कहा था, ये इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब आप रिवाइज करो कि साथ वो मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन सी थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस फेलियर इज करेक्ट। बच्चों के फेलियर को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये वाली चीज कि बच्चों का जो फेलियर होता है ना, वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि भाई सिस्टम की इनेबिलिटी पे, जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान नहीं रख पाते। अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में, किसी लाइफ में, किसी भी चीज में फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट था, उसने उसकी जो नीड्स थी उसको केटर करा ही नहीं, उसकी नीड्स का ध्यान रखा ही नहीं, उसको वो चीजें मिली नहीं जो उसे चाहिए थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में कैसे समझा जाता है। उनको समझा आता है कि बच्चे जो है वो बॉर्न हुए हैं क्यूरोसिटी से, उनको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, उनके मन में हजार सवाल हैं और उनको बस अभी इतना जानना है कि ये चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, उनके पास हर सवाल का मतलब कुछ ना कुछ सवाल है उनके दिमाग में, तो बस क्यूरोसिटी भरी हुई है। ठीक है, पैसिव विंग्स उनको नहीं समझा गया, ना मिनिएचर अडल्ट, ना उनको ये समझा है कि एक शैतान पैदा हो गया है जिसको हमें सिविलाइज करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, विच व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल क्या होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट में। तो हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट के देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट में हमेशा एक्टिव रोल होता है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट का। Now, Ramneek has a student with visual impairment in her class. In this context, what instructional adaptation should she make in a inclusive classroom? रमनीक के पास एक स्टूडेंट है उसकी क्लास में जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, लाइक वो या तो ब्लाइंड होगी या देख कम सकती होगी। तो अपनी क्लास में वो क्या ऐसी अडेप्टेशन लेके आएगी, क्या ऐसे चेंजेस करेगी जिससे उसका क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम बन सके, जिससे वो बच्चे उस क्लास में पढ़ सके नॉर्मल बच्चों के साथ। तो क्या वो बहुत सारे प्रिंट मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे को दिख नहीं सकता वो प्रिंट बुक्स का क्या करेगा। या फिर विजुअल प्रेजेंटेशन, सेम ही बात है, क्या उससे फायदा होगा। या फिर स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही होगा कि हम टेक्टाइल मटेरियल्स को यूज करें। टेक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिनको आप टच करके, छू करके समझ सकते हो, जैसे कि 3D मैप्स, 3D चार्ट्स। अब इस बच्चा छू करके इनको जब देखेगा तो फील कर सकता है कि कैसे होता है। ऐसे ही जो बच्चे देख नहीं सकते, अगर आप उनको सारी चीजें तो समझाते हो, वो छू करके बताते हो। जैसे कि अगर टू भी है तो आप उनको टू वो टेक्टाइल मटेरियल के थ्रू बताते हो कि ये टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, पहले आपको अगर लग रहा हो कि बाय चांस ये स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, मैं हर बच्चे के हिसाब से थोड़ा नॉर्मली बोलते हुए चल रही हूँ, अदरवाइज मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। ठीक है, सो इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फोसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन। अब देखो फिर से एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का क्वेश्चन, तो बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट पे हमारा एम्फोसिस होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे हमारा एम्फोसिस क्यों होता है? अच्छा चलो ये बताओ। वो इसीलिए होता है हमारा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता क्या है कि बच्चों को देखा जाता है कि आपने अगर 2 चैप्टर पढ़ा दिए तो 2 चैप्टर के बाद एक यूनिट टेस्ट होता है। तो यूनिट टेस्ट में देखा जाता है बच्चे ने कितनी गलतियां करी हैं, और गलती अगर करी भी है तो उसमें ये नहीं देखना होता हमें कि भाई बच्चों के कितने कम मार्क्स आए हैं, या फिर
क्या है मतलब मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, लर्निंग गैप्स जो होते हैं उनको फुलफिल करना होता है हमें कि भाई गलती कहाँ करिए, क्या कॉन्सेप्ट इसको क्लियर नहीं हुआ, क्या दिक्कत हो गई, सारी ये सब चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एजुकेशन असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। अब असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अच्छे से मतलब समझ के जाना। असर्शन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको, रीजन जो होता है उस वो बताना होता है ठीक है गलत है, या असर्शन ठीक है या गलत है, ठीक है। तो असर्शन में क्या होता है, एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे एज इट वाज रिसीव्ड। ठीक है, ये देखो अब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कुछ, तो जाहिर सी बात है बच्चा अपना दिमाग भी लगाएगा, हम उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमने तुझे बताया है तू बिल्कुल की बिल्कुल वैसा ही समझ और बिल्कुल ही वैसा उगल दे। ये तो वही बात होगी डेफिनेशन का रट्टा मारने वाली बात। तो एजुकेशन बिल्कुल उस टाइम पे फेल होगी। तो स्टेटमेंट तो आपकी असर्शन की एकदम सही है। अब रीजन बोल रखा है कि रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन मतलब कि एज इट इज उसको उगल देना एक मीनिंगफुल इंडिकेटर है बच्चे की लर्निंग का। तो बिल्कुल भी नहीं है मीनिंगफुल इंडिकेटर। बच्चे जब तक अपनी थिंकिंग यूज नहीं करेगा, अपने आइडियाज नहीं देगा, तब तक वो मीनिंगफुल हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो गया कि असर्शन ट्रू है, बट आपका इसका रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 9। आई होप अब तक आपको सारी चीज समझ में आ रही हो। तो डेवलपमेंट इज, यहाँ पे पूछ रखा है डेवलपमेंट क्या होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है? बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। और टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड भी नहीं होता, मतलब कि आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों पे डिपेंडेंट होता है। मॉडिफाइबल बिल्कुल होता है। मॉडिफाइबल एज इन कि आप डेवलपमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपने एनवायरनमेंट में थोड़े चेंजेस ला करके। ठीक है, और यूनिडायमेंशनल भी नहीं होता। तो आपका आंसर 3 सही हो गया। Next is question number 10. Dash refers to the learning that children undergo when they enter social institutions such as school. अब कौन सी यहाँ पे पूछा है आपसे कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तब कौन सी सोशलाइजेशन होती है बेसिकली। तो यार देखो, जब बच्चा सबसे पहले बॉर्न होता है तब सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करता है, अपनी फैमिली से। तो फैमिली से जब वो इंटरेक्ट करेगा तब होगी आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन तब होगी जब वो स्कूल जाएगा, जब अपने पेयर्स से मिलेगा, टीचर्स से मिलेगा और लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तब होगी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसको हमेशा याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज the information related to the procedure of riding a bike, folding laundry, and experience of climbing a tree as a 7-year-old is stored in. अब एक आप बचपन में बाइक एज एन स्कूटी बाइक का मतलब यहाँ पे उससे नहीं है, यहाँ पे साइकिल से है। लाइक बाइक एज एन साइकिल, आप बचपन में बाइसाइकिल चलाना सीखते हो। ठीक है, उसके बाद आप लॉन्ड्री फोल्ड करना, कपड़ों की तय करना भी आ गया है आपको। 7 साल की उम्र में आपने पेड़ चढ़ना भी सीख लिया है। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है कहाँ जा रही है, ये जा रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, तो मतलब आप कभी नहीं भूलोगे इसको। अब आपने एक बार अगर चलना सीख लिया ना, तो नो मैटर आप 10 दिन ना चलो तो अभी आपको पता होगा कि चलते कैसे हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जैसे कि हमने 2-4 दिन पहले जो काम किया, जो मतलब इतना बेसिक सा था कि हम हो सकता है क्वेश्चन हमने मैथ्स का सॉल्व किया, आज करा है एक मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व, 4 दिन बाद पूछ रहे हैं तो ओ नहीं समझ में आ रहा, भूल गए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर था। नेक्स्ट है राजू राइट 61 एज 16। अब राजू जो है वो 61 को 16 करता है और ऑफन कंफ्यूज जाता है लेटर बी और डी के बीच में। तो आपसे पूछा है कि उसको क्या बीमारी है। यार देखो, ये तो सबको पता है, अगर तारे ज़मीं पर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस बीमारी को कहते हैं डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया में होता क्या है आपको पता होगा। तारे ज़मीं पर मूवी में ईशान अवस्थी नाम का बच्चा था, उसको ये बीमारी थी कि वो हर लेटर को उल्टा पढ़ता था और उल्टा बोलता था। मतलब 61 को 16, बी को डी। तो उसके टीचर्स हमेशा उस पर गुस्सा करते रहते थे और कि वो बदतमीज है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता या वो। बट एक्चुअली वो डिसऑर्डर था, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, ना वो बेशरम होता है, ना वो ऐसे कामचोर होता है। बस उसको एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो बेचारा इन सब चीजों को समझ नहीं पाता है। हाउ कैन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। हाउ कैन अ टीचर एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन अर एलिमेंट्री क्लासरूम। एक टीचर अपनी क्लासरूम में इफेक्टिव लर्निंग कैसे एनहांस कर सकती है। तो वो कनेक्ट कर सकती है आइडियाज को बच्चों की लाइफ से। जैसे कि आप जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हो उनको उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करो। मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो बच्चा अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए उस चीज को। कंपटीशन एनकरेज करके तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बार बार रट्टा मरवा के ड्रिल प्रैक्टिस करवा करके भी नहीं होगा।
और ऑफरिंग रिवार्ड्स एट एवरी स्टेप इन लर्निंग भी नहीं होगा। अब एक और चीज़ आपको मैं टिप बताती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनकी पेडागोजी भी बहुत डिफरेंट होती है। आप पेपर 1 में जो चीज़ें ये पढ़ रहे हो, पेपर 2 में जब जाओगे बड़ी क्लासेस के लिए, 6 टू 10th के लिए, 6 टू 8th के लिए, तो डिफरेंट हो जाती है। वहां पर ड्रिल और प्रैक्टिस जो होता है वो मैथ्स में, पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप बच्चों को जब एज अ 5th क्लास तक के बच्चों को देख रहे हो, बहुत छोटे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं नहीं करवानी होती। हमें उनको जितना हो सकता है हम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस करवाएं उनको, और उनको एक्टिविटीज़ करवाएं, इन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बच्चों के एरर को समझने के लिए मतलब सही नहीं है, हम नहीं मान सकते कि बच्चों के एरर को लेकर के जो गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो कि हमको बच्चों के एरर जो होता है इंसाइट देता है चिल्ड्रन की थिंकिंग में, तो बिल्कुल सही है। हमसे नॉट पूछा है तो हम नॉट वाला आंसर करेक्ट करेंगे, इसलिए हमारा जो आंसर सही हुआ है ये वाला हुआ है। इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशन टू द क्लास। आपकी क्लास में बच्चा कोई गलतियां कर रहा है, तो क्या आपके लिए वो ग्रेड्स, वो एरर सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को उसको एक पोजीशन दे दो क्लास में और उस कुछ 30-35 मार्क्स दे दो 100 में से? तो नॉट पूछा था, इसीलिए हमारा आंसर ये सही है। और चिल्ड्रंस के एरर का आंसर कभी आपसे पूछेगा सही क्या है, तो यहाँ पे ये हमेशा अवेयर करता है टीचर को कि बच्चे कहाँ गलती कर रहा है, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए, क्योंकि वो लर्निंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम। अब आपकी क्लास में आप बहुत सारे डिफरेंट कास्ट से बच्चे आ रहे हैं, कुछ हाई कास्ट से, कुछ लो कास्ट से। अब आप उनके लिए इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैसे बनाओगे, जिससे कि जैसे कि न्यूज़ में हम देखते हैं कभी कभी कि ऐसे बच्चों में भेदभाव ना हो, ना एज अ टीचर ना बच्चे एक दूसरे से करें। तो सबसे पहले तो आप अपनी खुद के स्टीरियोटाइप्स पे रिफ्लेक्ट करोगी और देखोगे कि बच्चों की लर्निंग में उनसे कोई रुकावट ना आ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के बिलीव्स बहुत टिपिकल है। दूसरा क्या करोगी, आप डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस करोगी क्लासरूम में, कि हर बच्चे से उनका एक्सपीरियंस, उन वो चाहे डिफरेंट कास्ट से हो, तो उनको जितना हो सकता है एक दूसरे को साथ लाने की कोशिश करोगे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ करके। तीसरा आपका है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे कि इक्वालिटी पे बहुत फोकस रहे, बच्चों के अंदर वो वैल्यूज इनकलकेट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि uses a variety of tasks to cater to the different learning potential of learners in her class and often makes group to facilitate peer learning. Which of the following theory supports her action? जो रश्मि है एक टीचर है, वो क्या करती है, हमेशा ना डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनको लाइक ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर देती है। जैसे कि एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको एक कम पढ़ने वाले बच्चे के साथ डाल देगी, जिससे कि पीयर लर्निंग फैसिलिटेट हो सके। या फिर हो सकता है एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, तो दोनों को साथ में बिठा देगी। तो इससे क्या हो रहा है, कौन सी थ्योरी सपोर्ट कर रही है? देखो, लॉरेंस कोरबर्ग मॉरल, तो मोरालिटी की तो हमने बात ही नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ना हमने स्किनर की थ्योरी की बात करी है, बिहेवियर रेनफोर्समेंट, कुछ बात नहीं करी। हाँ, ले वाइगोत्स्की की हमने बात जरूर करी है यहाँ पे। ले वाइगोत्स्की ने हमेशा सोशलाइजेशन को प्रमोट किया है, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, पेयर लर्निंग को थ्रू सोशलाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सिगमंड फ्रूड की भी बात नहीं हुई है यहाँ पे। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको एक आंसर सही पता करने के लिए 3 जो गलत है उनको नेग्लेक्ट कर दो। कभी कभी ये भी समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई सही आंसर कौन सा है, तो ठीक है। नाउ 17 है, रीना ऑलवेज थिंक ऑफ वेरिड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम गिवन इन द क्लास। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो रीना है, बच्ची है, एक स्टूडेंट है, हमेशा वेरिड सॉल्यूशन, हमेशा अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन ढूंढती है किसी भी गिवन प्रॉब्लम के, ठीक है। तो वो उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी थिंकिंग है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज इक्वल टू क्रिएटिव थिंकिंग। हमेशा दिमाग में रख लो, कंफ्यूज मत करना। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, छोटी रिस्ट्रिक्टेड सोच होती है, जिसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब डाइवर्ट कर रहे हो, आप बाहर निकल निकल के सोच रहे हो, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स व्हाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस आर एसोसिएटेड विद बॉयज। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। आपसे बोला है कि जो डॉल्स और पिंक ड्रेसेस होती है वो यूजुअली गर्ल्स से एसोसिएट होती है, और कार्स और ब्लू ड्रेस जो होती है वो बॉयज से होती है। अब आप सबको पता है ऐसा कुछ नहीं होता।
पिंक कलर जो होता है, अब तक जैसे कि हमारी जनरेशन अब तक यही सब सुनती हुई आ रही थी कि पिंक डॉल्स ये बच्चों को गिफ्ट करो, बट अब जो हो रही है चीज़ें चेंज हो रही है, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी जब एज अ टीचर जाएंगी तो अपनी क्लास में डॉल्स पिंक कलर्स ऐसे स्टीरियोटाइपिंग मत करना कि ये गर्ल्स के लिए है। बच्चे कोई भी हो, लाइक एक एज तक गर्ल्स और बॉयज मैटर नहीं करता, तो अगर वो लड़का है तो वो भी डॉल से भी खेल सकता है, और अगर वो लड़की है तो वो कार भी चला सकती है, ठीक है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं इसे। और नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्रिएट करने के लिए आप बच्चों को बहुत सारे टेस्ट दोगे और उनमें फियर डेवलप करोगे? बिल्कुल नहीं। उनको टाइमली फीडबैक दोगे कि हाँ आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ऑफ कोर्स वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। कंपटीशन हम कभी प्रमोट नहीं करते बच्चों के बीच में, और बच्चों के क्वेश्चंस को हम डिस्करेज भी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपको पता लग गया क्या सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग मतलब आपको पता है? स्कैफोल्डिंग मतलब होता है कि आप जब एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हो बच्चे को, कि भाई एक बच्चा है, मान लो उसको ए टू जेड आता है, बट भूल गया कि यार एम के बाद क्या आएगा, तो हम उसको थोड़े हिंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो पता लगा सके एम के बाद क्या आएगा। उसके बाद तो उसे आता ही है, तो छोटे छोटे हिंट्स ये सब चीजें बच्चे जिससे अपना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो जिससे वो अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सके और सही से कर सके, तो उसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन एग्जांपल है, पीयर ट्यूटरिंग भी है, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यू मतलब हिंट्स भी है। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, दूर से ही दिख रहा होगा ये भाई की रट्टा मरवाने का तो कहाँ ही आ गया स्कैफोल्डिंग में, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा था आपसे। सेकेंड है कि आप 21 है आपका, इन जीन Piaget's theory, creation of a new scheme on account of inability to understand the environment with the existing schema is known as। अब एक बच्चे ने, ये स्कीम नहीं है, स्कीम है ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे जो ये ये एरर है, स्कीम है ये, ठीक है। बच्चा जो है एक उस नई इन्फॉर्मेशन उसने ली है। स्कीमा जो होता है वो आपकी चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ये ले सकते हो कि एक चीज है जो देख रही है कि इन्फॉर्मेशन कैसे हम डालेंगे बच्चे के दिमाग में। तो स्कीमा जो होता है एक बच्चे ने नई इन्फॉर्मेशन ली है मानो, और उसके बाद वो ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको सम एनवायरमेंट, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है अभी, अब मान लो पुरानी एक इन्फॉर्मेशन थी उसके पास जो थी, अब नई वाली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो उसके साथ अब वो कर रही है, समझ नहीं पा रहा है वो, तो वो क्या करेगा, वो अकोमोडेट करेगा, ठीक है। अकोमोडेट करेगा पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बी बेनिफिट फ्रॉम। जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि हैंडीकैप चिल्ड्रन, आप उनको इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हो? इंडिविजुअल गोल प्रोवाइड करो सबका, कॉम्पिटिटिव एथोस बिल्कुल नहीं, कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, स्टैंडर्ड नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपकी क्लास में बहुत अलग तरीके के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग गोल सेट करे जाने चाहिए। तो आपका आंसर फर्स्ट और थ्री, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट स्पीच जो है वाइगोत्स्कीज की थ्योरी में, वो क्या है, इसमें इनमें से कौन सा एग्जांपल उसके लिए सही है? तो जो प्राइवेट स्पीच होती है वो हेल्प करती है बच्चों को उनका बिहेवियर रेगुलेट करने में जब वो कॉम्प्लेक्स टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे को देखा होगा, 4-5 साल के बच्चे को भी ऑब्जर्व करना, कोई गेम खेल रहा होगा या फिर उसकी मम्मा ने उसे कुछ काम दिया होगा, तो वो अपने आप से बोलेगा कि पहले ये करना है, उसके बाद इसको, अच्छा इस वाले को ऐसे जोड़ूंगा फिर ऐसे करूंगा ऐसे। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है प्राइवेट स्पीच में और अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाता है। और ये जो ऑप्शन है सारे के सारे गलत है कि बच्चे की ईगो सेंट्रिज्म को वो शो नहीं करता है और ना बच्चों के एक्शन और बिहेवियर को वो हिंडर करता, मतलब ये बेकार की बात है। सिंपल प्राइवेट स्पीच का मतलब जो था वो फोर्थ लाइन में बहुत इजीली समझा रखा है, तो आप हमेशा उसको दिमाग में रखना, कभी गलत नहीं होगा। 24 जो है टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ स्टूडेंट, एक टीचर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है उसके स्टूडेंट से और क्या उसका इफेक्ट होता है एक बच्चे की लाइफ में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है किसी बच्चे की लर्निंग पे। अगर मान लो मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी बहुत लो बच्चे से, मतलब मान लो बहुत
बहुत नॉर्मल सा पढ़ाई में है, अगर मैं उससे एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ 90% की, तो वो बेचारा कितनी मेहनत कर ले 90% पे कैसे पहुंच जाएगा। और जब भी वो 30% से चलो 40-50% पे भी आएगा तो भी मैं खुश नहीं रहूंगी उससे। तो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा और वो आगे नहीं कर पाएगा कुछ भी। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। तो आपकी जो आईज का कलर होता है वो डेफिनेटली आपकी जेनेटिक्स और हेरिडिटी से डिफाइन होता है। आप अपने दोस्त जो चूज करेंगे, आपका स्टडीज में इंटरेस्ट और आपकी एकेडमिक सक्सेस, इन सब का जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, आप खुद चूज करते हो अपने लिए। नाउ विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर एंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्व्स। इनमें से कौन सा जो है आपका मोटिवेशन जो है, आप अगर खुद से इसमें ये है कि भाई मेरे को कुछ काम करना है, मुझे पसंद है वो काम इतना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए कि कोई मुझे बोले तुम करो, मुझे अच्छी लगती है और मुझे खुद सेटिस्फाइंग लगता है इसलिए मैं करती हूँ, तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें आपको बाहर से किसी की जरूरत नहीं होती। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज एन एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो अगर पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो वो इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उसको बोला है पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें ये गेम्स खिलाएंगे और या फिर तुम्हें PS प्ले स्टेशन खिलाएंगे या फिर तुम्हें टॉफी देंगे या फिर तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाएंगे, तो वो सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो उस काम को इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है। 27 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज अ concept फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। जीन पियाजे के हिसाब से डैश पूछा गया है कि क्या होता है वो कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइज करता है और इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था वो स्कीमा होता है, इन्फॉर्मेशन के साथ डील करने वाला काम जो करता है वो स्कीमा करता है हमारा। ठीक है, ये आपका सही हो गया स्कीमा। अब नेक्स्ट आपका हो जाता है 28, बस खत्म होने वाला है ये। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने करा था प्रपोज। सबसे पहले तो उसने बोला था कि हाँ हम रिडक्शन करेंगे ये स्कूल करिकुलम में कंटेंट के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें भी हैं। और दूसरी की हम फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज एज एन टीचर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं क्या उसको और ऐड करना है, क्या उसे थोड़ा बहुत हटाना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए। एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग, ये तो कभी था नहीं ना, आज से 10,000 साल बाद भी कभी होगा। रोट लर्निंग कभी एम्फोसाइज नहीं हो सकती एजुकेशन में, अगर होने लग गई तो मतलब बस बेड़ा गरा गया फिर तो। अब नेक्स्ट है एम्फोसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग पे एम्फोसाइज, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया जिसमें आपके ऑप्शन 1, 2, 4 थे। Oh, second last question. Anupama, a science teacher, often makes linkages in a classroom with the concepts students are studying in maths. ठीक है, एक साइंस टीचर है, वो हमेशा लिंकेज क्रिएट करती है जो बच्चे मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे उनसे। तो इस काइंड ऑफ पेडागोजी को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं और इससे हेल्प होती है आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अगर एक सब्जेक्ट को दूसरे से कभी बीच बीच में, ऐसा नहीं हमेशा, बीच बीच में अगर आप कनेक्ट करके उनको कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझाना चाहो तो अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, नाउ 30 है आपका, लास्ट है। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट, ये वाला क्वेश्चन में ना कोई एक डाउट है, ये वाले क्वेश्चन को ये गलत पूछ रखा है ये, तो इस वाले क्वेश्चन को अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे को इस क्वेश्चन का सही टाइप मिला तो मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को, बट फिलहाल के लिए तो या ये सेशन यहीं तक था। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को, इस चैनल को, सॉरी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप, मैं ये सारे के सारे जो लेसन है आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो काफ़ी और प्लेलिस्ट भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है काफ़ी आप काम की हो उसमें। और मैं डेली ऐसे ही लेक्चर्स लाती रहूँगी जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो आप डेली बने रहना। मैं टू द पॉइंट ही बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने की कोशिश करती। फिर भी अगर आपको लगता है कभी, तो आप सजेशन के लिए मैं ओपन हूँ, आप डाल सकते हैं कमेंट में कि मुझे अगर इम्प्रूवमेंट की कहीं पर ज़रूरत है तो मैं वो भी करूँगी। मिलता है अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।